वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने क्लास 9 का चैप्टर लिया है फिजिक्स का, मोशन। हम यहाँ पे वी विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज मोशन। आखिर मोशन है क्या, मीन्स द वर्ड मीनिंग ऑफ मोशन। मीन्स कि अगर मैं मोशन बोलती हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है। मीन्स एनीथिंग विच इज नॉट इन रेस्ट। कोई ऐसी चीज जो रेस्ट में नहीं है तो वो क्या है, मोशन में है ना। मीन्स कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं है तो वो मोशन में है। जरूरी नहीं है। अब आप बोलेंगे कि क्या मैम उस चीज का चलना जरूरी है तभी वो मोशन में कहलाएगा। तो हम डिफरेंट फीचर्स देखेंगे मोशन में। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी चले ही, और भी बहुत सारे तरीके होंगे जिसमें कि बॉडी अगर अपनी पोजीशन पे भी है तो भी वो मोशन में कैसे है। हम ये सारे चीज़ें इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो मैं आपको एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि इसमें कहा गया है, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। ठीक है, birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries and cars move. फाइन कह रहा है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मोशन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मोशन में भी देखते हैं और रेस्ट में भी देखते हैं। जैसे कि अगर बर्ड फ्लाई कर रही है, फिश स्विम कर रहा है, फिश जो है वो पानी में अगर तैर रही है, ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे नसों के बीच से, एंड आर्टरीज हमारे वेन्स एंड आर्टरीज के बीच से अगर ब्लड फ्लो कर रहा है, एंड अगर कार मूव कर रहा है, तो इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्ट में हैं एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोशन में भी है। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कंटिन्यूअसली अपने पोजीशन को चेंज करती रहती है, इसलिए ये सारी बॉडीज मोशन में है। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. Very important line, you can underline it, कि हम हमेशा यही देखते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है मीन्स कि वो अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 3 बजे 3 AM और यू कैन राइट PM, अगर बॉडी ए पोजीशन पे थी तो 3:30 में बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई है, वो ए से बी पोजीशन पे चली आई है। मीन्स अगर कोई बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो ये भी क्या है, मोशन में है। तो हम इससे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि बॉडी मोशन में है। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. कह रहा है कि कुछ ऐसे भी सिचुएशंस है जिससे कि मोशन को हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस से भी समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। कह रहा है कि अगर हम हवा की बात करें तो हमें हवा की मोशन का पता नहीं चलता। हम ये नहीं कह सकते कि हवा मोशन में है, रेस्ट में है या क्या है। तो हमें हवा का एहसास तब होता है जब हम उड़ते हुए पत्ते देखते हैं, धूल उड़ती हुई धूल देखते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि पेड़ के जो ब्रांचेस हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं। इन सब की मूवमेंट हमें ये शो करती हैं कि यस, ऑल दीज आर ड्यू टू द मोशन ऑफ विंड। ऑल दीज आर ड्यू टू द, देखेंगे कि जो हमारा सनराइज है, सनसेट है, या फिर चेंजिंग ऑफ सीजन है, मतलब मौसम का बदलना, ये सब क्यों होता है। तो ये सब होता है हमारे अर्थ की मूवमेंट की वजह से। हमारे अर्थ की मूवमेंट की वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं। तो हमें अर्थ का मोशन डायरेक्टली क्यों नहीं दिखाई देता है, हमें ये क्यों नहीं दिखाई देता है कि अर्थ जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई देता कि अर्थ मूव कर रहा है, लेकिन अर्थ की मूवमेंट की वजह से होने वाले जो चेंजेस हैं वो हमें
दिखाई देते हैं, जैसे कि दिन का होना, रात का होना या फिर मौसम का बदलना। ये सारी चीजें हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ अर्थ भी मूव करता है। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो हमें ये कही है कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो, मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो सेम चीज किसी के लिए, सी के लिए जो बी है वो मूव कर रहा है, लेकिन ए के लिए जो बी है वो क्या है, रेस्ट में है। तो एक ही इंसान दो अलग अलग, एक ही ऑब्जेक्ट, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं या इंसान की बात करूं, तो एक ही चीज दो लोगों को अलग अलग तरीके से कैसे दिखाई दे रही है, तो ये समझेंगे हम। जस्ट सपोज एक सिचुएशन एज्यूम करिए कि ए और बी दोनों बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं एंड दोनों अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं। तो जब ए बी को देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि बी बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है, वो अपनी जगह पे आराम से बैठा हुआ है। ए के कंपैरिजन में बी रेस्ट में है एंड बी के कंपैरिजन में ए भी रेस्ट में है, क्योंकि वो एक दूसरे को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि रेस्ट में है। लेकिन एक थर्ड पर्सन है सी, जो कि रोड पे खड़ा है और उसके सामने से बस गुजरती है और वो ए और बी दोनों को देखता है एंड वो देखता है कि ये दोनों मेरे लिए मोशन में है। वो उसके हिसाब से ए और बी दोनों ही मूव कर रहे हैं। तो हमें यही कहा गया है यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग अपीयर हो सकते हैं, हमारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। For the passenger in a moving bus, the roadside trees appear to be moving backward. जो पैसेंजर जो बस में बैठे हैं वो जब पेड़ को देखते हैं, रोड के किनारे जब जो पेड़ होते हैं, जब उन्हें वो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है। A person standing on the side road perceived the bus along with the passenger as moving. लेकिन एक इंसान जो रोड पे खड़ा है उसे क्या लगता है कि बस के साथ साथ इंसान भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अ पैसेंजर इनसाइड अ बस सीज हिज फेलोज पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। What do these observations indicate? We have already discussed कि अगर वो इंसान बस में बैठा है और अपने साथ बैठे हुए इंसान को देख रहा है तो उसके लिए वो रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई इंसान रोड पे खड़ा है तो उसके लिए वो चलती हुई बस में वो इंसान मोशन में है। मोशन, most motions are complex. Generally motions are very complex, but some objects may move in a straight line, others may take a circular path, some may rotate and few others may vibrate. ये सारे के सारे टाइप ऑफ मोशंस है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कोई वाइब्रेट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, हाँ, others may vibrate. There may be situations involving a combination of this. कुछ ऐसे situations भी होंगे जहाँ पे क्या होंगे कि मोशन वाइब्रेट भी कर रहा होगा, वो स्ट्रेट पाथ में मूव भी कर रहा होगा। तो दो तीन मोशन के कॉम्बिनेशंस भी पॉसिबल हैं। In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line. We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, एंड साथ ही साथ हम कुछ इक्वेशंस भी देखेंगे जो उनके मोशंस को कैलकुलेट करेंगे या उनके मोशंस से रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे, या फिर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन ऑल्सो। बाद में हम सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे मूव करेगा आपको सारे पोर्शंस यहाँ पे दिखने लगेंगे। ओके,
describing motion. We describe the motion of an object by specifying a reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. Means कि हमें यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको. Let us assume that a school in a village is, just suppose this is the railway station. This is north, this is south, this is east and this is west. हमें कह रहा है कि गांव में एक स्कूल है that is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन. तो यहाँ पे एक स्कूल है. फाइन. We have specified the position of the school with respect to the railway station. हमने इस स्कूल की जो पोजीशन है वो किसके रेस्पेक्ट में बताई है? तो विथ रेस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन के रेस्पेक्ट में हमने स्कूल की पोजीशन को बताई है. We have specified the position of school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. This is the reference point. क्यों? क्योंकि इसी की रेफरेंस से हम उसकी पोजीशन को बता रहे हैं. दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. वी कुड हैव ऑल्सो चोजन अनदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस. वी जस्ट चूज द रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट. हमें कभी भी स्पेसिफाई नहीं होता कि नहीं. जब अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है तो आप किसके रेफरेंस में इसकी पोजीशन क्या है तो अकॉर्डिंगली आप आंसर करोगे. सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा. हमें बस समझना इतना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज की पोजीशन को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए. टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ऑरिजिन. एंड हम जनरली रेफरेंस पॉइंट को ऑरिजिन भी कहते हैं. तो यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. फाइन. नेक्स्ट हम अभी पढ़ रहे थे कि मोशन को कैसे डिस्क्राइब करें. फाइन. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अब हम ऐसे मोशन के बारे में पढ़ेंगे जो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सीधी लाइन में मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे सिंपलेस्ट मोशन को डिस्क्राइब करता है. सबसे सिंपलेस्ट मोशन को हम पढ़ेंगे. वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल. कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे जो कि क्या कर रहा है? स्ट्रेट पाथ पे. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ. Let's see. The object starts its journey from O. Fine. Which is stated as its reference point. This is the reference point and we can say it as origin also. Fine. Okay. Let A, B, C represent the position of the objects at the different instances. At first the object moves through C and B and reaches A. Fine. Okay. जैसा क्वेश्चन बुक में हमें दिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Okay. This is 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and this is 60. and हमें 25 की पोजीशन को C and then A से B पे आता है and then B से C पे. Okay, fine. तो हम the total path length covered by the object is, टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? दैट इज 60 किलोमीटर प्लस नहीं OA प्लस AC. OA प्लस AC. यस.
सबसे पहले वो ओ से ए पे गया तो 60 किलोमीटर, एंड देन ए टू बी आया तो दिस इज 35, यहां से यहां कितना होगा, एंड यहां, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 प्लस 35 किलोमीटर, क्योंकि वो फाइनली सी तक आया है तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 95 किलोमीटर. दिस इज द टोटल पाथ लेंथ दैट इज covered by the object, 95 kilometer. Okay, this is the distance covered by the object. To describe distance we need to specify only the numerical value and not the direction of the motion. अगर हमें पूछा है कि टोटल लेंथ उसने कितनी कवर की है तो हम जस्ट बोलेंगे कि वो 95 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और यहाँ पे हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है. हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिया कि 95 किलोमीटर, दैट्स इट. हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू सफिशिएंट नहीं होता. देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज. द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड. कह रहा है कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिससे हम न्यूमेरिकल वैल्यू से भी बता सकते हैं, एंड कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि जिसके लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू सफिशिएंट नहीं होता. ठीक है, लेकिन जब भी हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर किसी चीज की वैल्यू को बताते हैं तो उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. अगर कोई ऐसा क्वांटिटी, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से ही बता दिया जाए या सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताना ही सफिशिएंट हो, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को उस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड कही जाती है. अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, पाथ लेंथ, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 95 किलोमीटर. किलोमीटर इज द यूनिट एंड मैग्नीट्यूड इज 95. To from this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position? Yes. अगर मैं आपसे इस सिचुएशन में पूछूं कि ये बॉडी की फाइनल पोजीशन क्या है, मतलब कि वो जहां से चलना शुरू किया था और जहां पे पहुंचा है, वो उस फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो दैट इज OC या OC. Can you find out the yes, this difference will give you the numerical value of the displacement. Yes. तो अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की एग्जैक्ट दूरी, मतलब वो चला कितना, एग्जैक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, तो दैट इज 25 किलोमीटर. ओके, find out the distance of the final position C of the object from the initial position O. This difference will give you the numeric value of the displacement of the object from O to C through A. The shortest, ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं आप, the shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके इनिशियल पॉइंट फाइनल पोजीशन है वो क्या है C, और इनिशियल पोजीशन क्या है O. तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें हम, तो वो कितनी है 25 किलोमीटर. ठीक है, अब ये 25 किलोमीटर ऐसी ये कौन सी चीज है, तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन C of the object from the initial position O. Okay, this difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. Okay, वो जो ऑब्जेक्ट थी वो ऑब्जेक्ट A से चलना शुरू किया, फिर O से चलना शुरू किया, फिर A पे गया, एंड देन B पे, एंड देन C पे. लेकिन अगर इसकी इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पॉइंट से एग्जैक्ट दूरी देखी जाए तो सिर्फ 25 किलोमीटर है. तो इसे हम क्या कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. इस वैल्यू को हम
डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड ये जो चीज हमने फाइंड की थी इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अभी कुछ और एग्जांपल लूंगी, आपका क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड वहां पूरी जो दूरी तय की उसे हम टोटल पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस कहते हैं। Can the magnitude of displacement be equal to the distance traveled by an object? Consider the example given in figure 8.1. Yes, the motion of the object from O to A. यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमें बता रहा है। The distance covered is 60 kilometer and the magnitude of displacement is also 60 kilometer. Means कि अगर कोई बॉडी सिर्फ O से A तक जाती है तो उसके लिए डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है एंड डिस्प्लेसमेंट भी to A and back to B, the distance covered is equals to 60 plus 25, that is 85 किलोमीटर, while the magnitude of displacement is 35 किलोमीटर। अगर कोई बॉडी O से A then A से B तक आती है तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की? 60 प्लस 5, 10, 15, 20, 25, 60 प्लस 25 किलोमीटर। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो सिर्फ 35 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। Thus, the magnitude of displacement is not equal to the path length. Further, we will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. ठीक है, किसी एक मोशन में किसी भी बॉडी अगर वो मोशन में है तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उस बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता। इफ वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू O, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट O से चलना शुरू करता है एंड वो A तक पहुंच के वापस B पे आके फिर C पे आके और फिर से O पे आ जाता है, तो जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है वो कितना होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा अगर वो सेम पाथ पे 2 बार मूव कर रहे हैं? तो डिस्टेंस इस बॉडी के लिए पहले वो O से A, देन A से B एंड देन B से C आता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एक बार O से A 60 किलोमीटर एंड देन A to O अगेन 60 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर। तो इसकी डिस्टेंस कवर्ड हो गई। एंड अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो हमेशा आप देखेंगे कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की दूरी कितनी है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों बिल्कुल सेम ही है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0. Displacement is equals to 0. We consider the object to travel back to O. The final position coincides with the initial position and therefore the displacement is 0. However, the distance covered in this journey is 120 km. Thus, two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to just remember it. यहाँ पे 2 physical quantities की हमने बात की है, एक distance की और दूसरी डिस्प्लेसमेंट की। और ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो किसी भी बॉडी के ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विथ रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट अ गिवन टाइम।
और वो बॉडी इनिशियली और फाइनली, इनिशियल पोजीशन क्या है एंड फाइनल पोजीशन क्या है उस बॉडी की विथ रेफरेंस टू टाइम, इन चीज़ों को बताने के लिए हमें इन दो फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इनका न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओके, ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। यस, बिल्कुल, वी कैन जस्ट गिव द सेम सिचुएशन, ठीक है, और अ काइंड ऑफ सिचुएशन कि जस्ट सी, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करें तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ दूरी तय कर रहा है, जस्ट दिस इज 50 किलोमीटर, फाइन, और कीप इट 20 किलोमीटर। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? यस, अगर हम लिखेंगे इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू ए, टोटल डिस्टेंस covered is equals to 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, दैट इज 40 किलोमीटर। एक बार ए से बी गया एंड बी से ए वापस आया तो बी एंड वापस रिटर्निंग में 40 किलोमीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे सिंस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0, देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल से इससे सपोर्ट करके एग्जाम्पल के रेफरेंस से बताना था, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसे लेकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ फाइन, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक फार्मर है, वो उसका जो फील्ड है वो स्क्वायर शेप का है, ठीक है। द फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, इसका साइड की 10 मीटर इन 40 सेकेंड। अगर जस्ट सपोज वो ए से चलता है, देन ए बी सी डी, एंड पूरी बाउंड्री लेंथ को कवर करने में उसे कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second? 2 minute 20 second, ठीक है। जस्ट सपोज हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि क्या क्या दिया है, हम देखते हैं। हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू, वो पूरी बाउंड्री लेंथ कवर करता है, तो दैट इज इक्वल्स टू इट्स पेरीमीटर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 40 मीटर। कितने देर में? 40 सेकेंड में। तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दैट इज 40 किलोमीटर अपॉन 40 सेकेंड, टाइम भी 40 सेकेंड है, यस, 40 मीटर अपॉन 40 सेकेंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रैवलिंग कर रहा था, ठीक है। अब हमें उन्होंने पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कहाँ पे होगा, ओके, ठीक है। अगर एक रोटेशन 2 मिनट 20 सेकेंड को पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 20 सेकेंड तो ऑलरेडी सेकेंड में है, मिनट को भी हम क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 इंटू 60 सेकेंड, यानी कि प्लस 20 सेकेंड, 120 प्लस 20 सेकेंड,
यानी कि 140 सेकेंड, ठीक है। 140 सेकेंड में वो कहाँ पे होगा, ठीक है। तो पहला रोटेशन उसने कंप्लीट किया 40 सेकेंड में, दूसरा रोटेशन उसने कंप्लीट किया नेक्स्ट 40 सेकेंड में, एंड तीसरा रोटेशन उसने कंप्लीट किया नेक्स्ट 40 सेकेंड में, यानी कि तीसरी बार वो ए पॉइंट पे आया है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमसे, ठीक है। तो यानी कि 3 चक्कर उसने काट लिए, यानी कि उसने कितने 120 सेकेंड में वो फाइनली कहाँ पे पहुंचा हुआ है, यहाँ पे। 120 सेकेंड में वो फाइनली कहाँ पे पहुंचा हुआ है, यहाँ पे, क्योंकि एक बार पूरा रोटेट करने में उसे 40 सेकेंड लग रहे हैं। ऐसे ऐसे करते हुए वो 3 बार चक्कर काट चुका है और अभी भी वो पोजीशन ए पे ही है। अब मेरे पास बचा है नेक्स्ट 20 सेकेंड। तो नेक्स्ट 20 सेकेंड में वो कहाँ पहुंचेगा? अगर वो पूरी दूरी 40 सेकेंड में कवर कर रहा है तो आधी दूरी यानी कि वो नेक्स्ट 20 सेकेंड में, अब आप ऐसे लिखोगे, इन फर्स्ट 120 सेकेंड he is still at his initial point A. In next 20 second, distance covered is equals to AC इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं कि ये फिगर क्या था, स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज 10 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर इज 100 एंड अगेन 10 स्क्वायर इज 100। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 एंड AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर 200 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10√2। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। This is the required displacement of farmer. ओके, यही वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है जो उसने अपने पाथ में शो किया। We have next question. Which of the following is true for displacement? Yes. इट कैनॉट बी जीरो, ये तो गलत बात है। हमने देखा अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ ही हमारा डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के बराबर हो सकता है एंड कम से कम दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इनमें से तो कोई भी सही नहीं है। ये जीरो भी नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी जीरो, लेकिन ये तो जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं, इसकी वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिनसे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहे।